नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे हिडन फैक्ट्स अबाउट चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में। ये वाला वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं, एंड ये आपको तभी पता लगेंगी या तो आप डीप स्टडी करो चाइना के ऊपर, या आप चाइनीज़ जो न्यूज़ है उनको अच्छी तरीके से फॉलो करो, या आप चाइना के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ो। आप लोग को पता है कि मैं बुक्स बहुत सारी पढ़ता हूँ, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों, एंड उसमें चाइना के ऊपर भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। इसके अलावा चाइना के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाइना के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ों को भी ब्रेक करूँगा, जैसे हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि चाइना बहुत अच्छी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत बेकार है, या फिर इंडिया और चाइना को कंपैरिजन करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि चाइनीज़ इकोनॉमी के हिडन फैक्ट्स क्या हैं एंड क्यों हम उसको इंडियन इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो पहला हिडन फैक्ट जो चाइनीज़ इकोनॉमी का है वो ये है नेशनल डेट। चाइना का जो नेशनल डेट है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड वो ऑलमोस्ट 300% है उसकी इकोनॉमी का, यानी 14-15 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी है तो वो लगभग 45 ट्रिलियन के आसपास होगा। इंडिया का जो नेशनल डेट है वो अराउंड 600 to 700 बिलियन है, यानी 20% ऑफ इंडियाज जीडीपी। मान लीजिए दो लोग हैं ए एंड बी। ए जो है उसके पास 100 रुपये है एंड उसके ऊपर 20 रुपये का कर्जा है। बी जो है उसके पास 400 रुपये है बट उसके ऊपर 1200 रुपये का कर्जा है। तो आप किसको ज़्यादा सही समझोगे? फाइनेंशियली कौन ज़्यादा साउंड है? ऑब्वियसली ए ज़्यादा साउंड है। यहाँ पे ए जो है वो इंडिया है एंड बी जो है वो चाइना है। चाइना की हालत बिल्कुल ऐसी है कि देखने में तो लगेगा कि हाँ उनकी जेब में बहुत पैसे, उनकी इकोनॉमी बहुत है, बट उनके ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा है कि उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास तो ऑल्टो गाड़ी है जो आपने खुद अपने पैसों से ली है, एंड सामने एक इंसान है जो कि होंडा सिटी लोन पर लेकर आया है, बट लोग उसको ज़्यादा भाव दे रहे हैं, आपको कम भाव दे रहे हैं। तो जो लोग चाइना की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, वो एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहती है। दूसरा पॉइंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट से मेरा क्या मतलब है? इंडिया में जब बुलेट ट्रेन बननी स्टार्ट हुई थी ना, सब लोगों ने कहा था कि अरे बुलेट ट्रेन कहाँ बनेगी इंडिया में तो सब चीज़ें स्लो होती है, ये है वो है। वो सारी चीज़ें ठीक है, आपके अपने तर्क हो सकते हैं लैंड एक्विजिशन को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा था लोग जो है चाइना से कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई देखो चाइना ने तो 2007 से 2017 के बीच में 20,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन बना ली है, इंडिया की क्या औकात है? इंडिया थोड़ी ना इतनी कर सकता है। 10 साल में उन्होंने 20,000 किलोमीटर बनाई है। चाइना के सारे शहरों में बुलेट ट्रेन है, इंडिया तो ऐसा कर भी नहीं सकता, इंडिया 100 साल में भी ऐसा नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई। चाइना की जो बुलेट ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेट पे है, एंड वो इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग है ना, वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चाइना के लिए एक सिरदर्द है। वो बहुत ज़्यादा लॉस में है एंड वो बहुत ज़्यादा हाई डेट पे भी है। इसके अलावा चाइना के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा हाई डेट पे भी हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी बात बोलते हैं कि वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ का जो एविएशन है वो और रेलवेज दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे पहले बैंकरप्ट होगा। थर्ड पॉइंट होगा फ्रॉडुलेंट कंपनीज। अब फ्रॉडुलेंट कंपनीज का मतलब क्या है? चाइनीज़ कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि बहुत सारी सब्सिडरीज बना रखी हैं, ना केवल चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में, जो कि इलीगल प्रैक्टिसेस करती हैं। अब इससे होता क्या है कि वो लोग अपनी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है ना उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। 800 कंपनीज ऐसी थी चाइनीज़ जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, एंड जब इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी तो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कहा कि नहीं ये तो सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। तुरंत उन कंपनीज को जो है डीलिस्ट कर दिया गया, एंड जब वो डीलिस्ट हुई तो उससे बहुत ज़्यादा चाइना को नुकसान हुआ था। ये जो हम सुनते थे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये इसी का ही रीज़न था। डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी हार्ड ऑन चाइना। वो जो है समझते थे कि भाई चाइना क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो यूएस प्रेसिडेंट है वो उतना अच्छी तरीके से चाइना के ऊपर स्टेप्स नहीं लेते हैं, बट द थिंग इज कि डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी हार्ड ऑन चाइना, एंड उन्हें पता था कि चाइना कहाँ कहाँ झोल कर रहा है। सिमिलरली विद इन चाइना भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको वहाँ की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो फंड करती हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को जो छुपाया जा सके, उनका जो ब्लैक मनी एक्सचेंज है उसको छुपाया जा सके, करप्शन को छुपाया जा सके, ये सारी चीज़ें छुपाई जा सके। अगर आपने मेरी बुक रिव्यू की सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने बहुत पहले एक किताब का रिव्यू किया था, चाइना द बबल दैट नेवर पॉप्स। उस किताब में क्लियरली बात लिखी हुई थी कि कैसे कैसे फ्रॉडलेंट कंपनीज बना के एंड बोगस कंपनीज वगैरह बना के बोगस अकाउंट्स वगैरह कर आके जो है चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने इस बबल को बर्स्ट होने से रोका हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये बबल बर्स्ट हुआ पूरी चाइनीज इकोनॉमी डूबेगी। फोर्थ पॉइंट होगा चाइनीज रियल एस्टेट। अब चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट जो है वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है चाइना की जीडीपी को, बट ये भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा खतरे में है। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले एक खबरें चली थी कि भाई चाइना में रिसेशन आएगा बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट।
वहाँ पे भी जो है रियल एस्टेट प्रैक्टिसेस वैसी ही चल रही हैं जैसे 2008 का क्राइसिस जो हुआ था यूएस में, उसमें उस टाइम पे चल रही थी। वहाँ पे भी जो है लोन्स उल्टे सीधे टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिए गए, वहाँ पे भी लोगों की हालत ख़राब है। एंड जिस दिन वो डिफॉल्ट हुआ पूरा चाइनीज़ इकॉनमी लेके डूबेगा वो। एवर ग्रैंड क्राइसिस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है। उसके अलावा घोस्ट सिटीज़ इन चाइना, वो एक अलग चीज़ है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं चाइना ने जो गिराई हैं क्योंकि उसमें कोई फ्लैट ही नहीं बिका था। 5वां पॉइंट होगा यूरोप कनेक्शन। अब ये यूरोप कनेक्शन क्या है, देखिए चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है यूरोप में भी पैसा लगाया हुआ है एंड बहुत दबा के पैसा लगाया हुआ है। अगर कल को चाइनीज़ इकॉनमी गिरती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे वो डेट के ऊपर हो, रियल एस्टेट के ऊपर हो, या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के ऊपर हो, या फ्रॉडलेंट कंपनीज की वजह से हो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि वो यूरोप को भी साथ में लेके डूबेगा। तो जिस दिन आपको एक खबर मिले कि भाई चाइनीज़ इकॉनमी में रिसेशन आ रही है, चाइनीज़ इकॉनमी डूब रही है, आप मान के चलना उसके बाद सारे आपके फ्रांस, जर्मनी, यूके के जितने मार्केट्स हैं वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 800 कंपनीज डीलिस्ट करी थी ना, वो इसीलिए ही करी थी बिकॉज वो नहीं चाहता था कि चाइनीज़ इकोनॉमी का एक्सपोजर यूएस पे ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक कुछ स्टेप्स अच्छे लिए हैं। अभी भी अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ी सी बची रहेगी अगर चाइना में रिसेशन आता तो, बट हाँ यूरोप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा अगर चाइना फॉल करता है तो। छठा पॉइंट होगा यूजिंग कॉर्पोरेट्स एज अ जियोपॉलिटिकल टूल। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे। पहले एक कंपनी आई, उसके बाद धीरे धीरे सारे अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर राज करने के लिए। चाइना भी आज की डेट में यही कर रहा है। उनकी कंपनीज जो है धीरे धीरे दूसरे देशों में जाती है, कहती है कि हम आपके लिए फ्लाईओवर बना देंगे, हम आपके लिए ब्रिजेस बना देंगे, हम आपकी मेट्रो बना देंगे, हम आपके बुलेट ट्रेन्स बना देंगे, हम आपको 5G कनेक्शंस दे देंगे, हम आपके ऊपर मोबाइल फ़ोन्स बेचेंगे, ये है वो है। ये सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं। एक कंपनी एंटर करती है, फिर दूसरी करती है, एंड उन कंपनीज को जो है एज ए जियोपॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया जाता है। वो स्ट्रेटेजिकली उन कंपनीज को प्लांट करते हैं उन देशों में कि भैया अब तुम जितना हो सके वहाँ का कंट्रोल हमारे पास लेकर आओ। मान लीजिए कोई छोटा सा देश है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की कमी है, चाइनीज़ कंपनी वहाँ पे पहुँच जाती है, कहती है कि हम आपको मोबाइल फ़ोन्स देंगे सस्ते में, वो कंट्री जो है खुश हो जाती है। बट कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी डेटा है वो सारा का सारा चाइना में जा रहा है। उन डेटा के थ्रू जो है एक दूसरी कंपनी भी चाइना आ जाती है, फिर एक तीसरी आती है। करते 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 वो कुछ स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं उनको भी एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं। उस कंट्री को खुद भी पता नहीं चलता कब वो खुद चाइनीज़ कंट्रोल में चली गई है। तो ये एक तरीका है जिससे चाइना स्ट्रेटजिकली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंडर हम ये काम कर रहे हैं, कुछ भी है। उन्हें करना कुछ नहीं है, उन्हें आपके पोर्ट्स चाहिए, आपके एयरपोर्ट्स चाहिए, आपके रेलवेज चाहिए, आपकी कंट्री का डेटा चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको चाहिए ताकि वो आपको इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल कर सकें। अगर कोई देश इंडियन ओशन में है तो उनको सबसे पहली चीज़ ये चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाए, क्योंकि पोर्ट मिल जाता है तो इंडियन ओशन का पूरा एक्सेस उनको मिल सकता है। इंडियन ओशन में उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है, वो मिलिट्री बेसिस भी बना सकते हैं। 7वां पॉइंट होगा स्ट्रैंगल यू विद योर ओन सिस्टम्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने अभी तक जितने भी आपको पॉइंट्स बताए ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि ये चाइना की स्ट्रेटेजी है दैट वी विल स्ट्रैंगल यू विद योर ओन सिस्टम्स। मतलब हम आपको आपके ही सिस्टमों से मारेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी देश में डेमोक्रेसी है तो हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेसी का यूज़ करके आपके देश में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करेंगे। आपके कम्युनिज्म है, हम उसके थ्रू इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे। आपके फ्री मार्केट्स हैं, हम उनके थ्रू इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे। आपके मोनार्की है, हम उनके थ्रू फैलाएंगे। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो चाइना की बहुत तरफदारी करते हैं, एंड वो लोग कहीं ना कहीं चाइनीज़ उससे इन्फ्लुएंस्ड है, चाइनीज़ एजेंडा से इन्फ्लुएंस रहते हैं। इनका क्या है, इनको बैकडोर फंडिंग दी जाती है चाइना की तरफ से, एंड चाइना ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो कम्युनिज्म है, हमारे यहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बट इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में हर कोई आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है, तो हम इंडिया की ही डेमोक्रेसी को यूज़ करेंगे इंडिया को ही इंस्टेबल करने के लिए। आप देखो पिछले कुछ सालों में जितने भी राइट्स हुए हों, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, उसमें कहीं ना कोई चाइनीज़ कनेक्शन ज़रूर होता है। क्या करेगा भाई, कुछ एनजीओज जो कि फालतू का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, उनको फंडिंग दे दी, या फिर कोई ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टेबल हो जाए, या फिर वहाँ का जो इंडिया का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट हो जाए, वो उसको फंडिंग कर देंगे। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से कुछ लोग चाइनीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको चाइनीज़ फंडिंग मिल रही है, एंड वो उनका एजेंडा चला रहे हैं वहाँ के सिस्टम के हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम जैसा है उसके हिसाब से हम ऑस्ट्रेलिया को इंस्टेबल करेंगे। हंगरी का सिस्टम जैसा है हम हंगरी को उसके हिसाब से इंस्टेबल करेंगे। यूके का जो सिस्टम है हम उसके हिसाब से यूके को इंस्टेबल करेंगे। जिसका जैसा सिस्टम है हम उसके हिसाब से उस देश को इंस्टेबल करेंगे अपने फायदे के लिए। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हिडन फैक्ट्स हैं चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में। आपके पास और कुछ फैक्ट्स हो या आपको लगता हो कोई और ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि मैंने इस वीडियो में मिस करी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
Like this video, share it with all your friends. Thank you for watching the video.